अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहे, काफ़ी अरसे के बाद किसी किस्म की कोई बड़ी मूवमेंट देखने में नहीं आ रही। दुनिया भर के अंदर जो मामलात थे और मार्केट्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होना शुरू हो रहे हैं, जो कि बड़ी खुश आइंद बात है कि ना ऊपर मूवमेंट है ना नीचे है, और एक स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। वापस लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मार्केट का और काम ज़्यादा हो सकेगा। अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो बड़ा स्लाइड सा डिफरेंस आया। डी बार और एच आर सी के जो फ्यूचर्स हैं वो तकरीबन 0.50% डाउन थे, जबकि कोकिंग कोल 0.5% अप था और आयरन ओर का इसी तरह 0.8% अप था। अगर फिजिकल मार्केट की बात करें तो चाइना के अंदर जो पिछले 10 दिन से बातें हो रही हैं, और मैंने आज से 20-25 दिन पहले भी कहा था कि वहाँ पर कुछ एक्शंस लिए जाने का गवर्नमेंट की साइड से। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि नॉन वैट बिजनेस जो हो रहा है वहाँ से, जो गलत तरीके से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं लोअर प्राइसेस के ऊपर, उसको गवर्नमेंट कटेल करेगी किसी तरीके से, उसका एक्शन लिया जा रहा है। और जो लोवेस्ट प्राइसेस ऑफर हुआ करती थी कुछ स्पेसिफिक सेलर्स से जो कि कुछ इस किस्म की हेरा फेरी करते थे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, उनकी ऑफर्स विड्रॉ हो गई हैं और ड्राइड अप ऑफर्स हैं। तो इस तरह से अब दूसरे जो सेलर्स से रेगुलर सेलर्स जो कि एक सही तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू काम कर रहे थे, उनको मौका मिला है काम करने का और अभी भी उनकी ऑफर्स मौजूद हैं। जबकि जो दूसरे वाले सेलर्स थे नॉन वैट वाले, वो अभी मार्केट में गायब होने की रीज़न ये भी है कि वो अपने पिछले मामला पहले सीधा करेंगे, अपनी चीज़ें सेट करके फिर उसके बाद वापस आएंगे ऑफर्स लेकर। जबकि बाकी काम अभी इस वक्त स्टेबल लेवल्स के ऊपर हो रहा है। अगर एचआरसी की बात की जाए तो तकरीबन 560 से 65 का लेवल अभी इस वक्त आ चुका है एचआरसी के अंदर। अगर उसको कंपैरिजन करें पिछले हफ्ते से तो तकरीबन $10 का इजाफा हुआ है एचआरसी के अंदर। अगर बात करें बाकी की मार्केट कंडीशंस की, चाइनीज़ मार्केट की, तो वो स्टेबल है। उनके रीबार्स भी अभी इस वक्त स्टेबल हो चुके हैं। लास्ट वीक के अंदर स्क्रैप के प्राइसेस कुछ थोड़ा बढ़े हैं और एक्सपोर्ट के लिए अच्छा उनके पास मार्केट्स हैं और डिफरेंट मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी आफ्टर दिस एक्शन जो नॉन वेट वाला एक्शन है उसके बावजूद चाइना ही वन ऑफ द बेटर सोर्स है सप्लाई जो है वो प्रिक्योर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। अगर बाकी फ्यूचर्स की बात की जाए कि जो फ्यूचर्स की आगे क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर्स स्टेबल रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटी इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी और रेंज बाउंड रहेगी मार्केट। अगर चाइना के एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है पिछले कुछ अरसे से, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड अच्छी नहीं है। अब जो उनकी एक्सपोर्ट्स थी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वो तकरीबन 30% के लगभग इंक्रीज़ हुई हैं जनवरी से लेकर मार्च को अगर कंपैरिजन करें लास्ट ईयर की एक्सपोर्ट से। आयरन ओर की बात की जाए तो वो भी तकरीबन स्टेबल है, $118 के ऊपर है, 118.15 पे, जो कि तकरीबन इंक्रीज़ हुआ है $2 के आसपास वीकली। कोकिंग कोल की बात करें तो उसके अंदर कमी आई है, $10 की कमी आई है, उसके अंदर ऑलमोस्ट 245 पे भी इस वक्त ऑपरेट कर रहा है कोकिंग कोल। बिलेट्स की अगर बात की जाए एशियन मार्केट्स के लिए, तो वहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं बिलेट्स के प्राइसेस। फिलीपींस ख़ास तौर से जो है वो महंगे प्राइसेस के ऊपर बिलेट इस वक्त खरीद रहा है। इंडोनेशिया के अंदर भी, चाइना के अंदर भी प्राइसेस बेसिकली इंक्रीज़ हुए हैं और उसके असरात जो है वो ओवरऑल पूरे सेक्टर के अंदर नज़र आ रहे हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि ईरान की एक्टिविटी, जो कि मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि ईरान के अंदर एक्टिविटी थोड़ी सी कम है, वहाँ पे कन्फ्यूजन है कुछ एक्सपोर्ट्स के हवाले से, जिसकी वजह से फिर से चाइना इंडोनेशिया मार्केट्स को अपना एक रूम मिल रहा है काम करने के लिए। वियतनाम की अगर बात करें तो वहाँ पर रीस्टॉकिंग चलती रही है, प्राइसेस स्टेबल रहे हैं, स्लाइटली प्राइस को वो पुश कर रहे हैं डाउनवर्ड लाने के लिए, बट जो उनकी स्टॉक्स उन्होंने वापस रीस्टॉक करने थे वो काफ़ी हद तक एक्टिविटी अभी हो चुकी है और वहाँ पर लॉन्ग्स के और फ्लैट्स के प्रोडक्ट के हालात भी अच्छे ही हैं। और रिबार्स की जो प्राइसेस है वियतनाम के अंदर $4 के आसपास पिछले हफ्ते के अंदर बढ़ी हैं। जबकि ताइवान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर $2 से $3 की कमी आई है स्क्रैप की इम्पोर्ट्स प्राइसेस के अंदर, क्योंकि एक तो उन्होंने अपने आप को रीएडजस्ट करना है समर वेकेशंस के अंदर या समर सीजन के अंदर। बेसिकली उनकी प्रोडक्शन कट डाउन होगी। एक तो इलेक्ट्रिसिटी मेन रीज़न है कि इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी उस तरीके से, तो उस वजह से वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको रीएडजस्ट कर रहे हैं। टर्की के अंदर काफ़ी एक्टिविटी रही लास्ट वीक के अंदर और एक्टिविटी इन अ पॉजिटिव सेंस के प्राइसेस भी थोड़ा थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज कर रहे थे। जो बुकिंग्स हुई हैं वो तकरीबन 385 से लेकर 390 के लगभग आप समझें कि असेसमेंट है प्राइस की। मोस्टली 380 से 85 काम हुआ है, कुछ कंट्रीज़ का 80 पे हुआ है, फिर वो बाय द एंड ऑफ द वीक 385.5 पे लास्ट काम हुआ था। अगर यूरोपियन कार्गोज की बात करें तो ये कि 10 से 11 कार्गोज तकरीबन लास्ट वीक के अंदर बल्क कार्गोज बुक हुए हैं टर्की के अंदर, जिससे पता चलता है कि किस कदर अशद उनको रीस्टॉकिंग की ज़रूरत थी टर्किश मिल्स को। जो प्राइस लेवल है जो लास्ट कार्गो सुनने में आया वो 385.5 पे था HMS का,
जो कि डेनमार्क से था, और अगर इसकी इक्विवेलेंट प्राइस देखी जाए यूएस की तो 389.90 बनती है, और यूएस जो सेलर्स हैं वो अभी इसी किस्म के प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद टर्की को माल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। बट जितने सारे कार्गोज लास्ट वीक में बुक हो गए, दूसरा क्वेश्चन ये भी कि क्या आया टर्की को भी फर्दर इमीडिएट इतनी डेस्परेशन में ज़रूरत होगी अगले कार्गोज खरीदने की इस हफ्ते में, या फिर वो वेट करेंगे और फिर मुनासिब सही टाइम आने पर जब सेलर्स का भी मूड होगा माल बेचने का और विलिंगनेस होगी तो उस टाइम पर वो मार्केट में आके निगोशिएट करेंगे और काम करेंगे। तो वो इस हफ्ते में बेसिकली देखा जाएगा, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है किसी किस्म की कोई मेजर मूवमेंट होगी। अब रेंज बाउंड हो गई ये चीज़ें, प्राइसेस नीचे जाने के भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। यूएस की मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के हवाले से सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तकरीबन 4-5 कार्गोज तो लास्ट वीक में इंडिया ने बुक किए हैं, मेनली यूएस ओरिजिन था उसके अंदर। जो प्राइसेस हैं उसकी अराउंड वो मैं आपको भी आगे जाके बताता हूँ वीडियो में। बाकी अगर हम बात करें रीबार्स की तो वो रेंज बाउंड है, 580 से 590 के लगभग उनका एफओबी प्राइस चल रहा है रीबार्स का। बिलेट की सेल्स कर्दमीर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे एग्रेसिव रेट्स के ऊपर की है, तकरीबन $10 के करीब कमी की है उन्होंने बिलेट्स के अंदर, बट 60,000 टन का उन्होंने चंक जो है वो बुक किया, सेल्स की अपनी, और फिर उसके बाद जो है वो सेल्स बंद कर दी, जिसके बारे में लोगों के कमेंट्स ये हैं टर्किश मार्केट के कि वो बड़ी स्ट्रेंज सी सेल थी, प्राइस नीचे करने का कोई रीज़न नहीं था, जबकि आपकी स्क्रैप की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, आपके इनपुट कॉस्ट ऊपर जा रही है, तो बिलेट्स की प्राइस क्यों कम की। बेसिकली जो एक रीज़न उसकी नज़र आती है वो ये है कि रशियन जो बिलेट्स हैं और डॉनबास रीजन का जो बिलेट है वो बेसिकली कंपटीशन देता है इनकी कर्दमेरी को, बिलेट्स की प्राइसेस को, और उनकी जो प्राइसेस आ रही थी वो तकरीबन 540 के लगभग अभी इस वक्त रशिया से ऑफर्स आ रही थी 3540 के दरमियान। उसको कम्पीट करने के लिए उन्होंने अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले ओपन किया और फिर वापस जो है वो बुकिंग करके अपनी क्लोज कर दिया। एचआरसी के अंदर भी हालात जो है वो सॉफ्टनेस है थोड़ी, टर्की के अंदर कोई खास एक्टिविटी नहीं है, जिस तरह से लॉन्ग्स के अंदर भी सेल्स नहीं हो पा रही है, बट फिर भी उनको 10-11 वेसल्स बुक करने पड़े क्योंकि उनको मिल्स चलानी है और रीस्टॉक करना है। तो एक थोड़ी हार्ड सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन बनी हुई है मिल्स के लिए, जो कि दुनिया भर में देखने में आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी सिचुएशन इसी किस्म की है कि आपको अपनी फर्नेस चलानी है, स्क्रैप तो चाहिए ही आपको उसके लिए, चाहे सेल हो या ना हो, और सब यही उम्मीद रखते हैं कि सेल्स शायद वक्त के साथ साथ बेहतर होंगी और कोई ना कोई चांस मिलेगा और वक्त आएगा कि जहाँ पर वो वापस अपने लॉसेस को रिकवर कर सकेंगे। इसी बिना के ऊपर टर्की भी इस वक्त चलता चला जा रहा है पिछले चंद माह से। अगर रशिया की और ईरान की बात की जाए तो ईरान के बिलेट्स की सबसे बड़ा एक जो है बड़ा मेजर फैक्टर है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट में बिलेट्स की सप्लाई के हवाले से, कि ईरान के अंदर जो डिस्कशंस चल रही हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है उनको कि आप जो अपना एक्सपोर्ट्स के जो डॉलर आते हैं वो बेसिकली पहले तो जो अनऑफिशियल मार्केट का रेट था उसके ऊपर गवर्नमेंट को दिया करते थे वो लोग, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऑफिशियल रेट के ऊपर ही लेंगे, जिसका फ़र्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप समझेंगे तकरीबन करेंसी का सिर्फ ऑफिशियल और अनऑफिशियल का रेट अगर आप लें तो 25 से 30% की उसके अंदर डिफरेंस है प्राइसिंग के अंदर, जिसका मतलब ये है कि अगर तो गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंट कर देती, जो कि अभी अंडर डिस्कशन है और रूमर्स हैं काफ़ी सारे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स की ऑर्डर्स भी नए नहीं आ पा रहे, ईरानी जो सेलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो भी कश्मकश में हैं कि आगे फर्दर बुकिंग करें या नहीं करें जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं हो जाती। तो पॉलिसी क्लियर होने तक अगर तो इनकी फेवर में आ जाती है जो कस्टमर्स है तो फिर तो मार्केट ऐसी चलेगी। अगर इनके अगेंस्ट फैसला होता है, गवर्नमेंट ये डिसीजन ले लेती है कि ऑफिशियल रेट पे वो वापस लेंगे डॉलर्स, तो उस सूरत के अंदर प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाएगा बिलेट्स के अंदर, क्योंकि वो फिजिबल नहीं रहेगा वहाँ से एक्सपोर्ट करना उस तरीके से। अभी तक जो जितनी प्राइसिंग हो रही थी वो ऑफिशियल डॉलर के हिसाब से हो रही थी, तो आप समझें कि 25-30% का अगर करेंसी का फ़र्क है तो नाना करते भी 10-15% का फ़र्क तो बिलेट के प्राइसेस के ऊपर इंक्रीज़ की साइड पर आ सकता है। बाकी रशिया की बिलेट्स की ऑफर टर्की के लिए 540 की है, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। काजाकिस्तान ने बेसिकली पहले तो वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे एक्सपोर्ट्स को रशिया के लिए या ओवरऑल दुनिया के लिए, क्योंकि उनकी अपनी मिल्स को माल चाहिए होता है काजाकिस्तान की, तो स्क्रैप एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे, बट उन्होंने अब कम्प्लीटली बैन कर दिया है 6 महीने के लिए, जिसका मतलब ये है कि रशिया को भी अभी माल वहाँ से नहीं आया करेगा, तो उनकी अपनी मार्केट जो है वो फर्दर अभी टाइट होगी और वहाँ पर भी स्क्रैप की जो डिमांड है वो बेसिकली सप्लाई एक स्टेबल या इम्प्रूव्ड उसके ऊपर चली जाएगी। सप्लाई का एक इनको खास रशिया को खास तौर से इशू आएगा, क्योंकि मेजर सोर्स उनकी वही काजाकिस्तान से ही माल आ रहा था। काजाकिस्तान का मेजर डेस्टिनेशन बेसिकली रशिया था, अब इस तरह से कह लें। मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ओमान और यूएई का फाइनली प्रोजेक्ट जो है वो साइन हो गया है, कंस्ट्रक्शन भी उसकी स्टार्ट होने लगी है या होने वाली है अभी इस वक्त या हो चुकी है मोस्ट प्रोबेबली। ये रेलवे का प्रोजेक्ट है ओमान का और यूएई का, जो इन्होंने कनेक्ट करनी है अपने रेलवे के थ्रू अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए और कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए, और तकरीबन $3 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो बड़ा एग्रेसिव है इसको लेकर और होपफुली इसको बड़ी तेज़ी से एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये तकरीबन 300-350 किलोमीटर की रेलवे लाइन है और बाकी सारे टनल्स भी हैं उसके अंदर और बाकी हर किस्म की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है।
अगर यूएई की रीबार की बात की जाए तो वहाँ पर प्राइसेस आगे पास ऑन हो गए। मई के अंदर भी सिमिलर प्राइसेस रहेंगे। यूरोप यूके के अंदर प्राइसेस बढ़े हैं कुछ, क्योंकि डिमांड अच्छी रही है, इंडिया से डिमांड अच्छी रही है और बल्क की डिमांड टर्की से अच्छी रही है। वहाँ पर जो प्राइसेस का रुझान रहा है वो यूके के अंदर $5 के करीब उनकी एफओ प्राइसेस बढ़ गई हैं, जबकि यूरोप के अंदर $8 से $10 के आसपास एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ है। पोलैंड के अंदर भी रीबा के प्राइसेस को बढ़ाया गया है अभी, लेकिन लोग उसी तरह से पैसिमिस्टिक हैं कि शायद पास ऑन नहीं किया जा सकेगा, या 10 दिन मिल्स देखेंगी प्राइस बढ़ाकर नहीं बिकेगा तो वापस कट डाउन कर देंगे, या अंडर द मार्केट ऑफर प्राइस जो है वो बेचना शुरू कर देंगे। तो ये तो मामला हर जगह का है, बट प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दिए हैं अक्रॉस यूरोप, जो है वो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं लॉन्ग प्रोडक्ट्स के। अब देखना ये कैसा रिएक्शन आता है, बट इन अ सेंस इसको समझने के लिए कि अगर प्राइसेस बढ़ाएं तो एटलीस्ट स्टेबिलिटी तो रहेगी। अगर उस प्राइस पे ना भी बिका, एटलीस्ट नीचे वाला मामला जो है वो 20 प्राइस का नज़र नहीं आ रहा। टाटा यूके ने जो अनाउंस किया था कि हम लोग अपना ईएफ पे जा रहे हैं, ब्लास्ट फर्नेसेस को बंद करेंगे, और लेबर यूनियन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक की थ्रेट्स आए थे, वो डिस्कशन चलती रही है, लेकिन कहीं पे कामयाबी नहीं उसके अंदर। और होपफुली यूके अभी टाटा ने अनाउंस कर दिया है कि हम अभी ब्लास्ट फर्नेसेस क्लोज करेंगे। अपना जो रिक्वायर्ड एचआरसी स्लैब्स होंगे उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे, जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी अभी देख रही है यूके की कि वो उसके ऊपर से एंटी डंपिंग और जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ थी वो फ़िलहाल 9 माह के लिए उसको रिमूव कर देंगे। और कहने का मकसद ये है कि किसी किस्म का यूनियन के अंदर और टाटा के दरमियान कोई फैसला नहीं हो सका, और टाटा ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि हम बंद कर रहे हैं, और ईएफ की इंस्टॉलेशन होंगी जो कि 2-3 साल के अंदर कंप्लीट होगा सारा कुछ। तब तक वो सिर्फ रोलिंग के ऊपर रहेंगे और अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते रहेंगे। इसकी वजह से यूके की मार्केट के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर और असर रहेगा। हाँ, ऑन दी अदर हैंड स्क्रैप वगैरह का भी एक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है इसकी वजह से यूके के अंदर। अगर यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर जो है वो प्राइसेस स्टेबल है मोर और लेस, डाउनवर्ड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। अगर उनके रीबार्स की बात करें तो उसको भी प्रेशर है। फर्स्ट में अगर मई की प्राइसिंग की बात करूँ तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि प्राइम बुशलिंग ग्रेड्स जो हैं उसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने के पोटेंशियल इंक्रीज की एक्सपेक्टेशंस हैं, जबकि ऑब्सोल्यूट स्क्रैप शेडेड हो गया, एचएमएस हो गया, उसकी प्राइसेस शायद इतनी ज़्यादा इंक्रीज ना करें। स्लाइट इंक्रीज आ सकता है, बट कोई मेजर इंक्रीज आने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। उसकी मेजर रीज़न ये है कि जो आपका एचआरसी है उसकी प्राइसेस बेसिकली यूएस के अंदर नीचे जा रही है, रीबार्स की प्राइसेस भी थोड़ी डाउन है, सेल्स उस तरीके से नहीं है, एक्टिविटी उस तरीके से नहीं हो पा रही है अभी इस वक्त, जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई खास प्रेशर आता नज़र नहीं आ रहा इनकी प्राइसिंग के ऊपर। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि बीएचपी बिलिटन ने अपनी जो उनका राइवल है एंग्लो अमेरिका, बेसिकली ये दीज आर द 2 बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड जो कि आयरन और माइनिंग करती हैं या बाकी माइंस और मिनरल्स का काम है, इनका बिगेस्ट कंपनीज हैं। तो बीएचपी बिलिटन अपनी राइवल कंपनी जो सेकंड बिगेस्ट कंपनी है एंग्लो अमेरिकन, उसके लिए उन्होंने बिड किया था उनके शेयर्स खरीदने के लिए कम्प्लीटली, और एक ऑफर दी थी कि हम ये बाय करेंगे। बट वो एंग्लो अमेरिकन ने अब बिड जो है उनकी रिजेक्ट कर दी और कहा है कि काफ़ी अंडर वैल्यूड और अपॉर्चुनिस्टिक किस्म की बिड है और हमारी वैल्यूएशन ये नहीं है। जबकि एंग्लो अमेरिकन का बिल्कुल मूड है, अपने सेल्स को कंसिडर कर रहा है उनका बोर्ड, बट अगर राइट प्राइस मिलेगी बीएचपी के एंड से तो फिर वो इसके लिए एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ऐसा हो जाता तो बीएचपी के पास जो एसेट्स आ जाएंगे और जो इनके पास बेसिकली फर्दर माइंस खुल जाएंगी। वो मैं आपको बताता चलूँ कि एंग्लो अमेरिकन की जो रिसोर्सेज हैं, जो एसेट्स हैं उनके पास, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्वींसलैंड में है, जिसका हम सुनते रहते हैं कि मैटको कोकिंग कोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और एक्सपोर्ट भी होता है, वन ऑफ द मेजर रीजन है उसके लिए। ब्राज़ील के अंदर इनके पास आयरन ओर की बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी माइंस हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर कोम्बा को ये लोग एंग्लो अमेरिकन ओन करता है और वो कोल की बेसिकली माइंस हैं। तो ये सारी जो माइंस हैं वो बेसिकली उनकी ओनरशिप के अंदर आ जाएंगी और ऑन देयर ओन बीएचपी विल बी, ऑलरेडी वो जॉइंट हैं बट वो उससे भी ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर उनकी अथॉरिटीज़ अप्रूव कर देती हैं इस किस्म के टेक ओवर को। तो यूएस के हवाले से तो यही खबरें थी। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ रही है, कंटेनर्स के अंदर भी बाइंग होती रही है, शेड स्क्रैप की भी, एचएमएस की भी, हर किस्म की जो स्क्रैप है वो तकरीबन आप समझेंगे $5 उन्होंने शेड का प्राइस बढ़ा दिया कंटेनर्स में, $10 एचएमएस का प्राइस बढ़ा दिया इंडिया ने। लास्ट 10 डेज जो है वो काफ़ी एक्टिव रहे थे उनके। और अगर बल्क की बात की जाए तो उन्होंने 4-5 बल्क कार्गोज खरीदे हैं, जिसमें मेजरली यूएस ओरिजिन कार्गोज हैं। जो प्राइसिंग है उसकी वो 405 एचएमएस की प्राइस थी, कुछ 415 पे शेड का काम हुआ है, कुछ जो फुल शेड कार्गो है वो 420 के ऊपर इंडिया ने बाइंग की है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर टर्की के ऊपर भी आया है और यूएस एक्सपोर्टर्स को एक बड़ा आउटलेट मिला है राइट टाइम के ऊपर कि इंडियन कस्टमर्स ने आगे बढ़ के कुछ कार्गोज खरीदे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर थोड़ा अब यूएस पे कम है। जिसका मतलब ये है कि टर्किश मिल्स के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है अभी इस वक्त। अगर उनको माल खरीदना है तो अब थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस यूएस सेलर्स के पास भी है
तो वो बेटर पोजीशन में होंगे टर्किश कस्टमर से नेगोशिएट करने का, और हो सकता है कि प्राइसेस को फर्दर पुश करके रखें। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 390 प्लस अगर हमें मिलेगा अभी अब HMS का प्राइस, तो फिर US जो स्क्रैप एक्सपोर्टर्स हैं वो बेसिकली इंटरेस्टेड होंगे काम करने के लिए। इसके अलावा इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है, इंडिया थोड़ा सा रूम दे रहा है अभी कॉइल्स के हवाले से, फ्लैट प्रोडक्ट्स के हवाले से। यूरोप के अंदर भी अब मेजरली जो रूम है वो चाइना के पास है, जापान के पास है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि वो वन ऑफ द चीपेस्ट हैं ऑलरेडी फ्लैट्स को लेकर। और इंडिया की मेन मजबूरी है कि उनकी जो बड़ी 3 इंटीग्रेटेड मिल्स हैं उनमें से 2 मेंटेनेंस पे जा रही हैं। एक मई के अंदर मेंटेनेंस पे जाएगी, एक मई के एंड के ऊपर मेंटेनेंस के ऊपर जाएगी, तो जिसकी वजह से वो लोग एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स अभी फर्दर इस वक्त HRC वगैरह के नहीं ले पा रहे। और इसके अलावा इंडिया के अंदर जो है वो प्राइसेस मैंने आपको बता दी हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन है वो स्लो है, अभी भी स्लगिश है, काफ़ी म्यूटेड एक्टिविटी है, उनके पास भी सेल आउटलेट्स नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत का सामना है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी स्लो रही है लास्ट वीक या 10 डेज़ के अंदर, और प्राइसेस के अंदर कमी आई है। $5 की शर्ट स्क्रैप के अंदर जो इनिशियली प्राइसेस ऑफर हो रहे थे लास्ट वीक के अंदर 427 से 432 के लगभग ऑफर हो रहे थे, जो कि कम होकर 424-25 से 430 के लगभग आ गए। और जो बुकिंग हुई है वो भी तकरीबन 425, 27, 28 इस तरीके से शर्ट की बुकिंग होती रही है। बुकिंग काफ़ी कम थी, बहुत चंद कस्टमर थे जो कि एक्टिव थे मार्केट के अंदर। अब उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि शायद इस हफ्ते के अंदर अपने दूसरे कस्टमर्स को आना पड़ेगा। यूटिलिटी बिल्स का इशू रिजॉल्व हो चुका है, लास्ट वीक के अंदर पे ऑफ हो चुके हैं, और अब आगे ईद भी ख़त्म हो चुकी है। किसी किस्म का अब फ़िलहाल सीज़न है काम करने का, अनलेस कि अगर बारिशें और मौसम ख़राब नहीं होता तो फिर एक्टिविटी कुछ डेवलप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और मोस्ट प्रोबेबली रीस्टॉकिंग का भी पीरियड अब आगे आ रहा है, अगले 10-15 दिन के अंदर मिल्स को रीस्टॉक करना होगा और वो मार्केट में आएंगे और कस्टमर अपने हिसाब से माल खरीदेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली जो प्राइसेस इनको मिलेंगे वो रेंज बाउंड रहेंगे, क्योंकि बाकी की मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पर किसी किस्म की कमी नज़र नहीं आ रही। तो पाकिस्तान भी ऐसी पोजीशन में नहीं रहेगा कि ज़्यादा निगोशिएट कर सके। ऑन दी अदर हैंड इंडिया खरीद रहा है माल और इंडिया की एक्टिविटी है, तो टफ कंपटीशन रहेगा। टर्की भी ऊपर है अभी इस वक्त। HMS UAE जो है वो काफ़ी स्टेबल रहा है और बाकी के ग्रेड्स भी स्टेबल रहे हैं। ऑल्दो पाकिस्तान पिछले 10-15 दिन से इतना एक्टिव नहीं है दुबई की मार्केट को लेकर और काफ़ी पुश करने की कोशिश कर रहा है प्राइसेस को नीचे, बट फिर भी सस्ता माल नहीं मिल रहा। मेन रीज़न उसकी एक इंडिया ही है कि डेस्टिनेशन वहाँ पे डिफरेंट डेस्टिनेशन, ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन अवेलेबल है दुबई एक्सपोर्टर्स के पास, जिसकी वजह से अच्छे प्राइसेस पाकिस्तान के लिए नहीं मिल पा रहे या लोअर प्राइसेस नहीं मिल पा रहे। बाकी ओवरऑल अगर इसको समअप किया जाए सारे काम को, तो नेचुरल रीस्टॉकिंग, सब लोग यही कह रहे हैं कि नेचुरल रीस्टॉकिंग अब होनी चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, और सबके लिए वो फिजिबल भी रहेगी और रिक्वायर्ड भी होगी। प्राइस किसी किस्म की कोई बहुत नीचे जाने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है ड्यू टू रीस्टॉकिंग, और ऊपर जाने की भी कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं, क्योंकि चाइनीज़ जो अभी इस वक्त सप्लाई है वो अभी भी ओवर सप्लाइड है। चाइना को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है लोग कि नेक्स्ट क्वार्टर चाइना के लिए अच्छा रहेगा और उनकी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर होंगी, और डोमेस्टिक जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है उसकी वजह से उनके हालात जो है वो स्टेबल रहेंगे एटलीस्ट, और जो चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट रीजन्स के अंदर होती रहेंगी। और रीस्टॉकिंग की जो मैं बात कर रहा था, वो इंडिया भी रीस्टॉक कर रहा है, यूरोप ने भी रीस्टॉक करना है, टर्की भी रीस्टॉक करता नजर आ रहा है आपको, पाकिस्तान को भी करना होगा आगे जाकर। फार ईस्ट भी होपफुली स्टेबल रहेगा और रीस्टॉकिंग में रहेगा, क्योंकि काफ़ी पिछला अर्सा एक क्वार्टर जो है वो सब कंट्रीज़ ने अपनी अपनी इन्वेंट्रीज को वाइप आउट करने के अंदर लगाया है। तो अब दोबारा से ऐसा सीज़न है कि इसको वापस रीस्टॉक किया जाए। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि इन समर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा। अगर ये सिलसिला US से और यूरोप से शुरू हो गया इंटरेस्ट कट डाउन का, तो उससे एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगी। दूसरी पॉजिटिव बात ये है, और वो फिर अक्रॉस द ग्लोब जो है वो हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव मूड्स आएंगे मार्केट के अंदर और वापस एक्टिविटी दोबारा से जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मोर और लेस मार्केट्स मोस्टली पॉजिटिव साइड के ऊपर भी इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं। अभी तक के लिए अपडेट्स, थैंक यू वेरी मच।